हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग की यूपी आईटी ग्रेड के प्रैक्टिस सेट चल रहे थे जो कि आप लोग के एग्जाम होने वाले हैं, जिसकी की डेट आप लोग की आ ही चुकी है। दिसंबर में आपके एग्जाम्स हैं, तो उसके लिए प्रैक्टिस सेट मैं आप लोग के सॉल्व करवा रही हूँ। तो आज की वीडियो में हम जो सेकंड प्रैक्टिस सेट है 95 तक उसके क्वेश्चन वो कंप्लीट हो गए थे। अब 96 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो जरूर से देख लीजिएगा, काफी अच्छे क्वेश्चन हैं। मेनली आपका जितना भी अभी तक आपने सिलेबस पूरा किया होगा उसकी रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगी। इसमें लगभग सारा ही आपका सिलेबस कवर किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की वीडियोस के लिए, और फ्रेंड्स साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जन्म दर व मृत्यु दर की गणना सामान्यतः की जाती है। कि जो मृत्यु दर या जन्म दर होती है तो उसकी गणना जो होगी प्रति 100 व्यक्तियों पर होती है, 1000 पे होती है, 10,000 पर, या फिर 1 लाख पर। तो आपको पता है जैसे कि ये जो गणना की जाती है वो किस के पर की जाती है, तो ये आपका प्रति 1000 व्यक्तियों पर की जाती है। एक आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। तो कितने व्यक्ति ने जन्म लिया है, तो प्रति 1000 में कितने व्यक्तियों ने लिया है, तो उसके बेसिस पर ही की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार नहीं जीता, यानी कि किसको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। गुन्नार मिल्डर को, जॉन रॉबिन्सन को, जेन टेनबर्जन को, या फिर रिचर्ड स्टोन को। तो यहाँ पर किसको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है, तो वो हो जाएंगे जॉन रॉबिन्सन। उनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, बाकी तीनों को ही नोबेल पुरस्कार मिला है। एक आंसर हमारा ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार में भारत का अंश कितना है, 1%, 2%, 3% या फिर 4%। तो हाँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब व्यापार की बात आती है तो वहाँ पर इंडिया का कितना हिस्सा है ये क्वेश्चन कह रहा है। तो इंडिया का जो हिस्सा है वो सिर्फ 1% के अकॉर्डिंग ही है, 1% के आसपास है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर जो WTO है यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हिस्से की बात हो रही है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो यहाँ पर इसकी स्थापना जो हुई थी ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी, और इसने किसका स्थान लिया था, इसने गैट का स्थान लिया था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक कहाँ की जाती है, दावोस में, डेट्रॉइट में, टोक्यो में, कैनबरा में। तो यहाँ पर जो विश्व आर्थिक फोरम है उसकी जो वार्षिक बैठक होती है तो हाँ वो दावोस में की जाती है। एक आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो बहुत ही सिंपल से इजी से क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है और डायरेक्ट आपको आंसर देना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, सिलेबस आपका कंप्लीट हो ही चुका होगा। और ये बुक कहाँ से परचेज करनी है, तो मैं कई बार आप लोग को बता चुकी हूँ, टैग प्रोडक्ट की लिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पर ये बुक आपको मिल जाएगी। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही अवेलेबल है ये बुक। तो अगर आप चाहें तो हिंदी में, अगर आपका हिंदी सब माध्यम है, हिंदी मीडियम से, तो हिंदी की परचेज कर लीजिए, नहीं तो इंग्लिश की भी आप परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस देश की में समाजवादी अर्थव्यवस्था नहीं है, क्यूबा में, वियतनाम में, फ्रांस में, चीन में। तो किसमें समाजवादी, यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या कौन सी होती है, जिसमें जो समाज के साधन होते हैं उस पर नियंत्रण जो होता है वो सरकार का होता है, सरकार के द्वारा ही चलाया जाता है। तो यहाँ पर किसमें नहीं है ये पूछा गया है। तो क्यूबा में भी है, वियतनाम में भी है, और चीन में भी है। किसमें नहीं होगी, तो वो हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस में समाजवादी अर्थव्यवस्था नहीं है। एक आंसर हमारा ऑप्शन सी रहेगा। अगर हम भारत की बात करें या हमारे इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। क्योंकि आप यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों ही देखते हैं। यहाँ पर दोनों ही सेक्टर मिलकर के काम करते हैं। कुछ चीज़ें जो सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए ही रख दी गई हैं, और बाकी सब जो है प्राइवेट सेक्टर में, ज़्यादा चीज़ें तो प्राइवेट सेक्टर में ही हो गई हैं। आप पब्लिक सेक्टर में बहुत ही कम चीज़ें रह गई, कुछ ही उद्योग ऐसे हैं जो पब्लिक सेक्टर में रखे गए, बाकी सभी कुछ प्राइवेट हो चुका है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की एक बंद अर्थव्यवस्था है, दक्षिण कोरिया की, उत्तर कोरिया की, दक्षिण अफ्रीका की, चीन की। बंद अर्थव्यवस्था कौन सी होती है, एक ऐसी क्लोज्ड इकोनॉमी, इसको इंग्लिश में बोला जाता है क्लोज्ड इकोनॉमी, जो बाकी की, जो बाकी इकोनॉमीज जो है या बाकी अर्थव्यवस्थाएं जो देश हैं उनके साथ उनका जो बिजनेस होता है वो बहुत ही कम होता है, नहीं के बराबर होता है, तो वो क्लोज्ड इकोनॉमी हो जाती है। तो दक्षिण कोरिया जो है, तो यहाँ पर किसकी हो जाएगी, दक्षिण कोरिया की, उत्तर कोरिया की, दक्षिण अफ्रीका की, चीन की। तो क्लोज्ड इकोनॉमी आपने काफी सुना होगा। जो उत्तर कोरिया है, नॉर्थ कोरिया है, वहाँ पर क्या है, तानाशाही शासन है। तो उस वजह से वहाँ पर की जो इकोनॉमी है वो बंद अर्थव्यवस्था पे क्लोज्ड इकोनॉमी है। यहाँ बाकी देश जो है उसके साथ बिजनेस नहीं करना चाहते। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन बी रहेगा। आपने सुना भी होगा काफी नॉर्थ कोरिया के बारे में कि वहाँ पर की ना ही कोई मीडिया की फुटेज है, कोई भी चीजें लीक नहीं होती बाहर। आपको नहीं पता कि वहाँ पर किस तरह से लोग रहते हैं, उनकी किस तरह की जीवन शैली है, लाइफ स्टाइल है, आप कुछ भी नहीं जानते। क्योंकि वहाँ पर बहुत सी चीजें बैन है।
इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिस्थापन वस्तुओं की स्थिति में मांग की लोच होती है, ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य या फिर विकल्प। तो प्रतिस्थापन वस्तुएं जो होती हैं यानी कि सब्स्टिट्यूशनल इस तरह की वस्तुएं जिसमें आप एक के स्थान पर दूसरी वस्तुओं का यूज करने लगते हैं। जैसे कि कोई कॉफी पीता है तो अगर कॉफी की रेट अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो वहां पर चाय पीने लगता है, टी पीने लगता है। या फिर अगर चीनी है या गुड़ है, चीनी है अगर चीनी के रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो आप गुड़ का यूज करने लगेंगे। तो वो हो जाती है प्रतिस्थापन वस्तु, सब्स्टिट्यूट वस्तु। तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर प्रतिस्थापन वस्तुओं की स्थिति में मांग की लोच होती है, किस तरह की रहती है? तो यहाँ पर इससे मांग की लोच क्या हो जाती है? धनात्मक होती है, तो एक आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रतिस्थापन वस्तुएं जब भी होंगी तो मांग की लोच क्या होगी? धनात्मक। मांग की लोच मतलब क्या है कि एक वस्तु की कीमत में अगर वृद्धि हो जाएगी, दूसरी वस्तु की कीमत के लोग मांग ज्यादा कर देंगे, मांग उस दूसरे वस्तु की बढ़ जाएगी। कॉफी की कीमत ज्यादा हो गई तो लोग ज्यादा चाय की मांग करना शुरू कर देंगे, इसलिए धनात्मक रहेगी। और जो पूरक वस्तुएं होती है उसमें अगर हम कहें तो पूरक वस्तु में ध्यान रखिएगा जो पूरक वस्तुएं होती है उनकी मांग की लोच क्या होती है? ऋणात्मक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन का अभिप्राय होता है वस्तुओं का उत्पादन, सेवाओं का उत्पादन, उपयोगिता का सृजन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो हम प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, प्रोडक्शन में क्या होता है? प्रोडक्शन में हम जो उपयोगिता होती है कोई भी हमारे प्रोडक्ट या वस्तु क्यों खरीदना चाहेगा जब उसकी उसको नीड होगी। उसको नीड क्यों होगी? क्यों? क्योंकि उससे उसकी कोई आवश्यकता है, कोई इच्छा जो है वो संतुष्ट हो रही है, उसको कुछ उससे फायदा मिल रहा है, इस वजह से वो उस वस्तु को चाहता है। तो यहाँ पर उपयोगिता का सृजन ही क्या होता है? उत्पादन होता है। एक आंसर हमारा ऑप्शन सी रहेगा, यानी कि जब हम कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो किसी न किसी तरह की कोई उपयोगिता का हम सृजन कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत उपयोगिता की अवधारणा को विकसित किया था? डेविड रिकार्डो ने, एडम स्मिथ ने, पॉल समल्सन ने या फिर अल्फ्रेड मार्शल ने? सीमांत उपयोगिता की जो अवधारणा थी उसको किसने विकसित किया था? ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पर जो अल्फ्रेड मार्शल थे उन्होंने सीमांत उपयोगिता की अवधारणा को विकसित किया था। मार्जिनल यूटिलिटी जिसे कहा जाता है इंग्लिश में। तो यहाँ पर एक आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि एकत्रित इकाई से जो जब हम उपभोग करते हैं, एक आप किसी चीज को उपभोग करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे आप उसकी इकाइयों का एक उपभोग करते जाएंगे, स्टार्टिंग में धीरे धीरे क्या होती है? उपयोगिता बढ़ती जाती है। तो एक ऐसे स्टेज आ जाती है जहाँ पर उपयोगिता क्या हो जाती है? अधिकतम हो जाती है। उसके बाद भी अगर आप कंज्यूम करें तो धीरे धीरे क्या होता है? नीचे की तरफ आती चली जाती है। तो हर प्रत्येक अगली इकाई से मिलने वाली उपयोगिता क्या होगी? यहाँ पर टोटल पर पहुँचने के बाद जो मिलती है तो आप धीरे-धीरे देखेंगे आप कम होती चली जाती है। तो ऐसा इसलिए होता है कि जैसे-जैसे आप चीज़ों को यूज़ करते जाते हैं, आपकी संतुष्टि बढ़ती जाती है। उसके बाद भी अगर आप यूज़ करते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि वो शून्य हो जाती है, फिर माइनस में चली जाती है। तो एक अगली इकाई से मिलने वाली उपयोगिता क्या हो जाती है? सीमांत उपयोगिता कहलाती है। एक आंसर हमारा ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औसत स्थिर लागत वक्र का आकार होता है, यानी कि जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व जो होता है एएफसी जिसकी यहाँ पे बात की जा रही है। तो यहाँ पर उसके जो वक्र का आकार किस तरह का होगा? यू आकार का होगा, सीधा क्षैतिज होगा, परवलय होगा, अति परवलय होगा। तो यहाँ पर जो स्थिर लागत वक्र होगा, यहाँ पर औसत जो एवरेज वाला है, तो उसकी अगर हम बनाएंगे फिगर तो कुछ इस तरह का फिगर होगा, धीरे धीरे नीचे आता चला जाता है। लेकिन कभी भी एक चीज ध्यान रखिएगा, ये शून्य नहीं होता, ये इसको टच नहीं करता है, इसके यहाँ पे नीचे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो फिक्स कॉस्ट होती है, आप कोई भी प्रोडक्शन करें, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे जो बिल्डिंग है, जो फैक्ट्री है आपकी, उसको आपको उसका रेंट देना ही देना है, लाइट का चार्जेस देना ही देने हैं। ये कुछ ऐसे फिक्स चार्जेस हैं जो कभी भी आपके उत्पादन हो रहा हो या ना हो रहा हो, तब भी आपको करने ही पड़ते हैं। इसी वजह से ये शून्य नहीं होती। तो यहाँ पर इसका आकार किस तरह का होता है? वो आयत अति परवलय हो जाता है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रय लागत की संकल्पना किसने दी थी? सेलिगमैन ने, जॉन रॉबिन्सन ने, चैम्बरलेन ने, स्टिग्लर ने? जो विक्रय लागत है उसकी संकल्पना की हम बात करें कि ये सिद्धांत किसने दिया था, तो चैम्बरलेन ने दिया था। एक आंसर हमारा ऑप्शन सी रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को जरूर से नोट कर लीजिएगा कहीं पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और आपके एग्जाम में अक्सर पूछे भी जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग की आड़ी लोच होती है, यहाँ पर पूछ रहा है सदैव धनात्मक, सदैव ऋणात्मक, स्थानापन्न वस्तुओं के प्रति ऋणात्मक या फिर संयुक्त मांग वाली वस्तुओं में ऋणात्मक। तो मांग की जो आड़ी लोच होती है वो किस तरह की रहेगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो आड़ी लोच होती है मांग की, वो संयुक्त मांग वाली वस्तुओं में क्या होती है? ऋणात्मक होती है। यानी कि जब एक साथ आप 2 या 3 वस्तु, जैसे कि पेन के साथ जो पेन की रिफिल या फिर स्याही जो होती है उसकी मांग जो की जा रही है, या फिर जो ब्रेड के साथ बटर की जो मांग की जा रही है वो संयुक्त मांग कहलाती है। और ऐसी मांग वाली वस्तुएं जो होती हैं उनकी जो लोच होती है वो ऋणात्मक होती है। क्यों ऋणात्मक होती है? तो यहाँ पर आपको पता ही है
ठीक है, एक वस्तु की में की माँग में वृद्धि हो जाए या कीमत में वृद्धि हो जाती है, तो दूसरी वस्तु की माँग भी क्या हो जाती है, उसी के अकॉर्डिंग घट जाती है। जैसे कि अगर ब्रेड के मूल्य बहुत बढ़ गए या बटर के मूल्य बहुत बढ़ गए, तो फिर ब्रेड के माँग भी क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। इसीलिए क्या होता है, ऋणात्मक हो जाती है। एक साथ अगर बढ़ जाते हैं, मूल्य बढ़ने पर अगर बढ़ जा रही है दूसरी वस्तु की माँग, तो वो क्या हो जाएगा, वो धनात्मक में जाता है, जैसे कि स्थानापन्न वस्तुएँ होती हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग की लोच इकाई के बराबर होगी जब सीमांताएं होगी, धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक, अनिर्धारणीय। तो मांग की लोच इकाई के बराबर क्वेश्चन कर रहा है आपसे। तो जब इकाई के बराबर होती है मांग की लोच, तो सीमांताएं क्या होती है, शून्य होती है। यानी कि जितना आप परिवर्तन, जितना आप डिमांड कर रहे हैं, जितनी कीमत बढ़ रही है, उतनी ही क्या हो रही है, मांग जो है उसी के अनुपात में, उसमें मांग में भी चेंजेस आ रहे हैं। जैसे कि 10% अगर कीमत जो होती बढ़ जाती है, तो 10% से मांग घट जाती है, या तो 10% कीमत अगर घट गई तो 10% से मांग बढ़ गई। तो इस तरह से क्या होती है, वो सीमांताएं जो होती है वो शून्य हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप बाजार में वस्तु की कीमत उसकी उपभोक्ता के बराबर देते हैं, उसकी सीमांत उपभोक्ता के बराबर देते हैं, विक्रेता जो भाव बताता है वो दे देते हैं, या फिर आप स्वयं जो देना चाहते हैं वह देते हैं। तो बाजार में हम किसी वस्तु की कीमत जो है वो किस तरह से, किस अकॉर्डिंग देंगे, तो जितनी उसकी सीमांत उपयोगिता होती है उसके बराबर ही हम उसकी वस्तु की कीमत देना चाहते हैं। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सीमांत लागत कम हो रही होती है तो औसत लागत सीमांत लागत से कम होती है, अधिक होती है, बराबर होती है, इनमें से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर कह रहा है जब मार्जिनल कॉस्ट जो है वो गिर रही है, तो इसका फिगर को अगर आप देखेंगे कुछ इस तरह से बनता है। तो अगर ये हमारी क्या हो जाता है, ये हमारी मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगी, तो एवरेज कॉस्ट क्या होती है, कुछ इस तरह से बनती है। ये हमारा एवरेज कॉस्ट का फिगर हो जाता है। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे सीमांत लागत कम हो रही है, तो यहाँ पर औसत लागत जैसे-जैसे कम होती जा रही है, तो सीमांत लागत उससे भी कम हो जाती है। और जैसे ही यहाँ पर आप देखेंगे कि औसत लागत बढ़ती है, तो सीमांत लागत उससे तेज़ी से ऊपर बढ़ने लगती है। अब क्वेश्चन जो कह रहा था, सीमांत लागत जब कम हो रही, तो आप देख रहे हैं जब सीमांत लागत यहाँ पर कम हो रही है, तो औसत लागत भी क्या हो रहा है, औसत लागत भी आपकी कम ही हो रही है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए रहेगा। और जब ऊपर जाने की बात आती है, बढ़ने की बात आती है, तो यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट जो है वो उससे तेज़ी से ऊपर हो जाती है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए रहेगा। और एक क्वेश्चन और बनता है इसमें कि जो मार्जिनल कॉस्ट यानी कि जो सीमांत लागत रेखा होती है, वो औसत लागत रेखा को कहाँ पर काटती है? तो सब उसके सबसे न्यूनतम बिंदु को काटती है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा कम है, तो इस बिंदु पर ही वो काटती है। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरलता जाल की अवधारणा किसने विकसित की थी? कीन्स ने, फ्रीडमैन ने, फिशर ने, पिगू ने। तो तरलता जाल जो है उसकी अवधारणा किसने दी थी? बहुत ईज़ी सा क्वेश्चन है, कीन्स ने दी थी। एक आंसर हमारा ऑप्शन है, इन्हीं का अभ्यास तरलता पसंदगी का सिद्धांत भी है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माप विचलन माप की समान इकाई में व्यक्त किया जाता है, माप की इकाई से स्वतंत्र होता है या प्रतिशत में होता है, तो उसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड डिविएशन जिसे शॉर्ट में एसडी लिखा जाता है, उसकी बात की जा रही है, तो वो किस तरह का रहता है, तो वो माप की समान इकाई में व्यक्त किया जाता है। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। इसको हम इंडिकेट किससे करते हैं, तो इस तरह से कुछ इसका सिंबल होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य वितरण में माध्य, इसको ये माध्य लिखा हुआ है, माध्य एवं माध्यिका क्या होते हैं, बराबर होते हैं। माध्य एवं भूयिष्ठक बराबर होंगे, सभी तीनों बराबर होते हैं, तो उसमें से कोई नहीं। तो एक जो सममित वितरण होता है या सामान्य वितरण होता है, वो कुछ इस तरह का होता है। इस तरह से उसका फिगर बनता है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये तीनों ही आकर के बराबर हो जाते हैं। तो इसको इस तरह से लिखा जाता है, x इज़ इक्वल टू m, या मीडियन हो जाएगा, और z हो जाएगा बहुलक। ये तीनों ही क्या होते हैं, समान होते हैं, बराबर होते हैं। एक आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो कुछ इसका जो एक घंटीनुमा बनता है, और ये दोनों ही साइड से इसका जो ढलान होता है वो बराबर होता है। बीच में आके मिल जाते हैं, तो इसीलिए तीनों ही बराबर होते हैं। नेक्स्ट है आपका अन्वेषण की विधि है, जनगणना विधि, नमूना प्रतिदर्श विधि, एबी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अन्वेषण आपकी जो इन्वेस्टिगेशन कराया जाता है, उसकी विधि कौन सी होती है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पर ये दोनों ही मेथड का यूज किया जा सकता है, तो एक आंसर हमारा ऑप्शन सी रहेगा। यानी कि एक एक व्यक्ति से ही पूछा जा सकता है और सैम्पलिंग भी की जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी अनुमानों और संभावनाओं का विज्ञान है। ये कथन किसका है, यानी कि डेफिनेशन दे रखी है, आपको बताना है किसकी है। बाउले की है, होरेस सिक्रेस्ट की है, बॉडिंगटन की है, सेलिंगमैन की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, किसकी की दी हुई है, तो ये आपकी बॉडिंगटन की है। जितनी भी जितनी भी डेफिनेशंस आ रही हैं जो मैं आप लोग को सॉल्व करवा रही हूँ, उनको जरूर से अलग से नोट कर लीजिएगा, ये आपको एग्जाम में अपने जरूर देखने को मिलेंगी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मापन किसी आवर्ती बंटन के संचयी आवर्ती वक्रों के कटान बिंदु को प्रदर्शित करता है? समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, माध्य विचलन। तो क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सा मापन ऐसा है जो आवर्ती बंटन के संचयी आवर्ती वक्रों को यानी कि जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले वक्र बनते हैं उसको प्रदर्शित करता है, किसको बनाया जा सकता है उसके थ्रू, ये सिंपल से समझ लीजिए। तो आपको पता है माध्यिका जो होती है वहां पर क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसे आप शॉर्ट में सीएफ बोलते हैं, वो दे रखी होती है, उससे आप निकालते हैं। एक आंसर हमारा ऑप्शन बी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुलक तथा माध्यिका किस प्रकार के सांख्यिकीय माध्य हैं? स्थिति संबंधी, गणितीय, व्यापारिक या फिर चल माध्य? तो बहुलक और माध्यिका, आपको पता है कि बहुलक और माध्यिका क्या होते हैं, ये स्थिति संबंधी माध्य हो जाते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा? ऑप्शन ए रहेगा। तो माध्य को कई तरह से डिफाइन किया गया है। तो ये जो बहुलक है और जो माध्यिका है ये स्थिति संबंधी कहलाते हैं। एक आंसर हमारा ऑप्शन ए रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम n प्राकृतिक अंकों का समांतर माध्य होगा। n-1/2, n+1/2, n²/2, n/2। तो प्रथम n जो प्राकृतिक अंकों का समांतर माध्य होता है, तो जो प्राकृतिक अंक होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, वो 1 से स्टार्ट होते हैं, आपको पता ही होगा 1 2 3 करके होता है। तो यहाँ पर उनका समांतर माध्य जो होता है उसका फॉर्मूला आपका n+1/2 हो जाता है। एक आंसर हमारा ऑप्शन बी रहेगा। और इस तरह के क्वेश्चन न्यूमेरिकल बना के भी पूछता है, तो उनको भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फॉर्मूला आपका यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यदि आंकड़ा समूह के सभी पद समान मूल्य के हों तो कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर कह रहा है कि आंकड़ा समूह के सभी पद समान मूल्य के हैं। तो यहाँ पर जो जो आपको दे रखा है, समांतर माध्य बड़ा होगा, फिर गुणात्मक माध्य, उसके बाद ऋणात्मक माध्य आएगा। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सी वाला है वो करेक्ट हो जाएगा कि तीनों ही क्या होते हैं, क्योंकि समूह के सभी पद समान मूल्य के हैं। तो तीनों ही जो निकल के आएंगे वो इक्वल होंगे, बराबर होंगे। एक आंसर हमारा ऑप्शन सी रहेगा। वैसे अगर देखा जाए तो उसमें समांतर माध्य बड़ा होगा, फिर गुणात्मक माध्य आता है, फिर ऋणात्मक माध्य आ जाता है। लेकिन अगर सब सारे पद समान है, बराबर होंगे, तो वहाँ पर हमारा तीनों चीज़ें भी बराबर होंगी। एक आंसर हमारा ऑप्शन सी रहेगा। यहाँ पर आपका प्रैक्टिस सेट सेकंड जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम इसके थर्ड प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो ज़रूर से देखिएगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लग रही है, हेल्पफुल है आपके लिए, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।